हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो कैसे आप सभी लोग, प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन। आशा करता हूँ अच्छे होंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आज हम आप सभी के बीच में फिर से आ चुके हैं कुछ समय के बाद में। तो आज की जो सीटेट दिसंबर 2024 को होने वाला है, यानी कि 14 दिसंबर और या 15 दिसंबर में 2 दिन में होने वाला है ये एग्जाम। ठीक है, अगर होगा क्यों, इसका कारण ये है, अगर कुछ शहरों में अगर विद्यार्थियों की जनसंख्या साथ ज्यादा दिखाई दी तो ये 15 दिसंबर को भी हो सकता है। वैसे इस बार 14 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया। इसकी डेट 3 बार बदली गई है। कितनी बार बदली गई? 3 बार। पहले कब था? 1 दिसंबर को होने वाला था, फिर उसके बाद 15 दिसंबर को हुआ, फिर उसके बाद अब 14 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डेट पहली बार ऐसा हुआ कि 3 डेटें बदली गई। चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 6 to 8 के चैप्टरों की। ठीक है, साइंस की क्लास होगी। ये क्लास जो होगी वो सेकेंड नंबर की क्लास होगी। इसमें हम आपको आज सेकेंड का यानी 6 का, 7 का और 8 का, इन चैप्टरों की बात करेंगे एक एक बारी से कि कौन से चैप्टर कब कहां पर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, एनसीईआरटी से। कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर थ्योरिकल यानी कि टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को और क्लास को देखते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाचन एवं अवशोषण की। किसकी बात करेंगे? पाचन एवं अवशोषण की। क्या होता है पाचन एवं अवशोषण, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम क्या क्या इसमें पूछे जा सकते हैं। जीवों में पोषण, पाचन, मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल में अतः कि मनुष्य का पाचन ग्रंथियां, पाचन तंत्र के विकार। ठीक है, ये 6 यानी 7 का चैप्टर है, लेकिन हमने इसको बड़े अच्छे से मैं बताऊंगा आपको कि सभी जीवों अपने शरीर में जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को संपन्न करने के लिए जीव द्रव्य के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है भैया? भोजन से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? भोजन से। ठीक है, कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व सभी कार्यों को करने के लिए जीवों में सहायक होता है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर मुक्त ऊर्जा से शरीर की क्षतिपूर्ति एवं वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाता है। अगर पोषण की बात की जाए, ठीक है, तो पोषण क्या होते हैं? जो हमें किसकी ऊर्जा प्राप्त कराते हैं और ऊर्जा के साथ साथ यानी कि शरीर में वृद्धि कराते हैं, जो क्षतिपूर्त हो जाती है उनकी मरम्मत कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मानव में अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लवण हो गए, जल हो गए और विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण, जैसे टूटी हुई कोशिकाओं, मरम्मत तथा अन्य कार्य की क्रियाओं की आवश्यकता प्राप्त होती है। अगर पूछ दिया जाए मानव भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व कौन है, तो आपके वो कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन एवं खनिज, लवण, विभिन्न विटामिन पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? टूटी हुई मरम्मत करते हैं। अब बात करते हैं जीवों में पोषण। अच्छा, पोषण की अगर बात की जाए तो कितने प्रकार का पोषण होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जीवों में पोषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है सुपोषण। अगर परपोषण की बात की जाए तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर सुपोषण की बात करें तो इस पोषण में जीव हरे यानी कि हरे पेड़ पौधे कहां से अपना प्राप्त करते हैं भोजन? यानी कि सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से निर्माण करते हैं। और हरे पौधे पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पर्णहरित यानी हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो किसके साथ? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कहां से? मृदा से। ठीक है, यानी कि ये वायुमंडल से किसका ले लेते हैं? वायुमंडल से अगर बात करें तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और मृदा से अगर पूछा जाए तो ये क्या कर लेते हैं? H2O लेकर किससे? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, का निर्माण स्वयं करते हैं, सुपोषी कहलाते हैं। ठीक, किसका निर्माण कर लेंगे? अगर पूछा जाए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से क्या ले लेते हैं? H2O ले लेते हैं, और किसका निर्माण हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करके ये किसका निर्माण कर लेते हैं? भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रकार जीव अपने भोजन के लिए, ठीक है, निर्माण यानी कि
निर्माण भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, सुपोषी कहलाती। जैसे युगलीना हो गया, वालवाक्स हो गया, यानी कि क्लेमेंडोनमास हो गया, हरे पौधे हो गए। जितने भी हरे पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहां से निर्माण करते हैं भैया? सूर्य के प्रकाश से। किसकी सहायता से? पर्णहरिम की सहायता से। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और H2O लेकर के ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं परपोषण क्या होता है। तो जब जंतु अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे पौधे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मृतोपरजीवी हो गया, परजीवी हो गया, कीटहारी हो गया, परपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। प्राणी संभोजी, अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करना प्राणी संभोजी, जैसे अमीबा, मेढक और तथा मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य क्या करता है? दूसरों पर निर्भर रहता है। मृतोपरजीवी क्या होते हैं? जीवधारी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कवक एवं अधिकांश जीवाणु आदि। ये कहां से भोजन प्राप्त करते हैं? सड़े गले स्थानों से। समझ लीजिएगा। ठीक है, कहां से? सड़े गले स्थानों से, जिनको हम क्या बोलते हैं? कवक और जीवाणु कहते हैं। ठीक, परजीवी क्या होते हैं? जब एक जीवित प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से भोजन प्राप्त करता है, उसे हानि पहुंचाता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। देखा होगा जैसे बेरी के पेड़ पर, यानी बेर जो होते हैं उसके पेड़ पर जो पीली पीली सी पड़ी रहती है वो क्या होती है? परजीवी। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से पेड़ पर कौन सी चीज होती है पाई जाती है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसको हम अमरबेल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पाचन क्या होता है? पाचन सभी को पता होना चाहिए कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन जटिल पदार्थ तीन मुख्य जैविक महाअणु, यानी कि कौन कौन होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा, इनके सरल अणुओं में रासायनिक विखंडन होता है। इनका जो होता है किसमें होता है भैया? यानी कि अगर बात की जाए किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा और वसा। इनका क्या किया जाता है? यानी कि सरल अणुओं में, ठीक है, सरल अणुओं में तोड़ करके इनका विघटन किया, रासायनिक विघटन किया था, अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम्स द्वारा। किसके द्वारा? अगर पूछ दिया जाए जटिल भोज्य पदार्थों को किसके द्वारा? सरल घुलनशील अवशोषित होने वाले पदार्थ को अपघटन, तो एंजाइम द्वारा सरल घुलनशील अवशोषित सकने वाले पदार्थों को अपघटन एवं पाचन कहलाता है। अधिकांश जंतुओं में यह आहार नाल में होता है। कहां पर पूछ दिया जाए? अगर पूछ दिया जाए पाचन तंत्र कहां पर होता है, तो पाचन जो बताओगे वो कहां से प्रारंभ होता है? आहार नाल से। ठीक है, अभी हम बात आगे चलेंगे। आहार नाल से प्रारंभ होता है और हमारा पाचन तंत्र जैसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा। अगर पाचन तंत्र की बात की जाए तो कौन सी विधियां? यांत्रिक और रासायनिक विधि। ठीक है, यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि के द्वारा संपन्न हो कराता है। भोजन का पाचन दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोशिकीय पाचन होता है, एक अंतःकोशिकीय। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें होता है यह सरल जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर पूर्ण होता है। किसके अंदर? सरल जंतुओं की। ठीक है, और बाह्य कोशिकीय पाचन की बात करें, यह विकसित जंतुओं में कोशिका के बाहर जठर विहीन गुहा, आहार नाल की गुहा में पूरा होता है। इस प्रकार को मनुष्य में पाया जाता है। अगर बाह्य कोशिकीय पाचन की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, और ये बात सरल जंतुओं में कोशिकाओं के अंदर पूर्ण होता है। समझ गए? जैसे अमीबा हो गया, कौन हो गया? अमीबा हो गया, एक कोशिकीय प्राणी हो गया। ठीक, इनमें होता है। बाह्य कोशिकीय अगर पूछा जाए पाचन किसमें होता है, तो वो होता है प्यारे साथियों मनुष्यों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। भोजन क्या होता है अभी पाचन तंत्र बताएंगे, एक एक चीज बता देंगे इस चैप्टर में, आपको क्लियर हो जाएगी। भोजन क्या होता है? फूड। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा क्या करता है? वृद्धि कराना, कार्य करना, मरम्मत और जीवन क्रियाओं को संचालन और ग्रहण किया जाता है। ये विभिन्न पदार्थों मिश्रण होता है जिसकी, यानी इसमें क्या करोगे? पोषक तत्व कौन होते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जल, खनिज, लवण अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। अगर पूछ दिया जाए, नोट कर लीजिएगा कौन कौन है अकार्बनिक पदार्थ, तो हो गया जल हो गया और आपके कौन हो गया? खनिज हो गए। क्या हो गए? खनिज हो गए। ये क्या है? आपके अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, अकार्बनिक पदार्थ है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड तथा विटामिन ये कैसे हैं? भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये किसमें आते हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थ में आते हैं। नोट कर लीजिएगा कौन कौन हो जाए?
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, वसा, ये कौन से हो गए तुम्हारे कार्बनिक में आ गए। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ कौन कौन होते हैं तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, लिपिड और विटामिन कार्बनिक भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक पूछ दिया जाएगा तो क्या बताओगे, जल और खनिज लवण, ये अकार्बनिक होते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जीव जंतुओं में कार्यरत भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छा, भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है, शरीर की वृद्धि के लिए होती है और टूट फूट की होती है, ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसके में लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, ऊर्जा की पूर्ति के लिए। तो जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में होने वाली पूर्ति के लिए हमें क्या करना होता है, किसके रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परिणाम स्वरूप यह ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान लिख लीजिए कि एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसाएं आदि होती है, ठीक है। तो जो ऊर्जा संचित की जाती है वो किसके रूप में संचित की जाती है, यानी कि जीवधारियों में अपूर्ति भोजन ऑक्सीकरण, ठीक, के परिणाम स्वरूप होती या ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती। तो यानी कि कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा कितने एटीपी के कितने अणु होते हैं, 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं और 600 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, यानी कि हमें एटीपी के रूप में संचित होती है। जैसे अब बात करते हैं निर्माणकारी पदार्थ, इसके अंतर्गत जीव द्रव्य निर्माण, वृद्धि, मरम्मत, प्रजनन कार्य होते हैं। इसे मुख्य पोषक पदार्थ प्रोटीन होता है, ठीक है। निर्माण कार्य में अगर पूछा जाए क्या होता है तो पोषक पदार्थ जो निर्माण कार्य में होता है वो प्रोटीन होता है। अच्छा, आगे बात करते हैं उपापचय नियंत्रण प्रतिरोधक क्षमता, ये भी हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रण नियमन होता है। इसमें भोजन अवयव जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, जल हो गए और खनिज लवण आदि आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। सभी कशेरुकाओं में मनुष्य की आहार नाल से हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें डायग्राम की तो ये होते हैं, इस ये क्या होता है, मुख होता है। यहाँ पर मुख होता है, कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। यानी कि यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं, 6 होती हैं और 3 जोड़ी पाई जाती है, कितनी, 3 जोड़ी पाई जाती है। और ये आहार नाल होती है, जिसको कि यहाँ पर ये क्या होती है, ग्रास नली होती है। आहार नाल यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं। अगर पूछ दिया लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को लुगदी के समान लसलसा बनाता है और निगलने में आसानी होती है, ठीक है। अगर बात करें आमाशय हो गया, यहाँ से ये ग्रास नली होते हुए कहां से जुड़ती है, आमाशय में जुड़ती है, तो ये आमाशय हो जाता है, ठीक है, आमाशय। और अभी हम बात करेंगे एक एक चीज की, और ये इसका क्या है, लीवर है, ये क्या है, इसका लीवर है मनुष्य का, ठीक है। यहाँ पर लीवर है, फिर ये ग्रास यानी कि आमाशय और पित्ताशय हो गया। पित्ताशय, यहाँ पर पित्ताशय किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, यकृत होती है, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, यकृत होती है। फिर यहाँ पर अग्नाशय होता है, जो अग्नाशय रस का स्राव करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये आहार नाल से होती है, ये ग्रहणी कहलाती है। अब ग्रहणी से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत पर, यानी कि बंधान क्षुद्रांत इलियम बोला जाता है। और ये मलाशय हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर गुदा द्वार हो जाता है, ठीक है। परिपोषिका, अभी एक एक चीज के बारे में हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पाचन तंत्र होता है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें आती है पाचन तंत्र में मुख गुहा या मुख गुहा। मनुष्य में भोजन द्वारा पाचन तंत्र के प्रथम भाग बनाते, इसी द्वारा भोजन को मुख गुहा में प्रवेश कराता है। मुख गुहा के ऊपरी निचले जबड़े में घिरी रहती है, इसे बंद करके, यानी कि ऊपरी निचले मांसल होंठ होते हैं, तो सभी को पता होता है, ठीक है, सब छोड़ो। आगे देखिए, अगर बात की जाए सबसे मजबूत जब कौन सी चीज होती है तो मनुष्य का जबड़ा, ये बहुत मजबूत होता है। अच्छा, नीचे का जो जबड़ा होता है वो चल होता है कि अचल, तो नीचे के अगर जबड़े की बात की जाए तो ये जबड़ा जो होता है वो चल होता है, यही चलता है। ऊपर वाला जबड़ा होता है जो स्थिर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उसके बाद आता है जीभ।
जीभ में अगर बात की जाए, जीभ में क्या होता है, मुख गुहा के तल पर मांसल जीभ स्थिर होती है, ठीक, स्थित होती है, सॉरी, जो आगे की ओर स्वतंत्र रहती है और पीछे तल से जुड़ी रहती है। भाई जीभ जो होती है आगे से कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक, इसको हम रोक नहीं सकते। ऐच्छिक अनैच्छिक यानी कि कैसी है, ये ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक है, ठीक है, ये अपनी इच्छा से चलती है, हम लोग इसको ऐच्छिक तरीके से नहीं चला सकते। अब थोड़ी देर मुंह बंद करके देखिएगा, मुंह बंद करके देखोगे तो जीभ क्या रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। इसके ऊपरी भाग में खुरदरा, यानी कि ऊपरी भाग खुरदरा और नीचे का भाग चिकना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए ऊपर का भाग कैसा होता है तो खुरदरा होता है, और नीचे का भाग कैसा होता है, चिकना होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ छोटे छोटे, जीभ में अगर बात करें, जीभ की अगर बात करें तो इसमें छोटे छोटे रसांकुर ऐसे लंबे अंगुली सदृश संरचनाएं निकली होती हैं, से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। भाई जीभ में क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है, जो हमें स्वाद का बताते हैं, जिनसे मनुष्य के विभिन्न प्रकार के भोजन या पेय पदार्थों स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य की जीभ अग्र छोर पर, यानी कि आगे से जो आगे वाला जीभ हिस्सा होता है वो मीठे मीठे तथा पश्च छोर से कड़वे, दोनों पार्श्वों से यानी कि दोनों पीछे हिस्सों से खट्टे एवं पार्श्व अग्रभाग से नमकीन का स्वाद का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर ये अगर पूछा जाए एग्जाम में तो यहाँ पर ये नोट कर लेना कि मनुष्य की जीभ अग्र छोर से मीठे और पश्च छोर से कड़वे, दोनों पार्श्व से खट्टे एवं पार्श्व के अग्रभाग से नमकीन स्वाद का अनुभव करती है। जीभ भोजन का मुखगुहा में घुमाकर लार में मिलाती है और भोजन को लाल दांतों के मध्य चबाने में सहायता होती है। जीभ में स्थित श्लेष्म झिल्ली श्लेष्म स्राव करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो कितने परसेंट में, अगर बात करें जीभ की लार में 99.2% जल होता है। कितना होता है अगर पूछा जाए, लार में कितना, तो 99.2% क्या पाया जाता है भैया, जल, ठीक है। और 0.5% अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, खनिज होता है। क्या होता है, खनिज होता है। और 0.3 कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं, लार को मुलायम एवं गीला करती है, जिससे भोजन सहज गीले के नीचे उतर जाता है। लार में घुलनशील पदार्थों को घोलकर स्वाद का बोध कराती है, ठीक है। ये हो गया जीभ के बारे में। अब मेन चीजें क्या है, जैसे जीभ के लार में 99.2% जल, खनिज लवण तथा 0.3 कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, पॉइंट नोट कर लेना। अगर बात करें सूत्राकार अंकुरन, ये जीभ की पूरी सतह पर धागे नुमा उभार के रूप में, मतलब कि अंकुरन, ठीक है, नीडनो, यानी कि ये क्या होते हैं, जीभ की पूरी सतह पर धागे नुमा उभार के रूप में उपस्थित होते हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कैसी होती है, स्वाद कलिकाएं जो होती है वो अनुपस्थित होती हैं, पूरी जीभ में अंकुर होते हैं। आगे बात कर लेते हैं जीभ के बारे में। जीभ के बारे में, छत्राकार अंकुर, ठीक है, ये सूत्राकार अंकुरों के मध्य में कुछ बड़े लाल दाने के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कहां पर, दाने के रूप में उपस्थित, ये प्रत्येक में प्राय 5 स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। कितनी, परिवृत्त अंकुर क्या होते हैं, ये जीभ के आधार भाग की ऊपरी सतह में उल्टे आकार में होते हैं और प्रत्येक में कितने होते हैं, 100 से 300 स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। पर्णिल अंकुर क्या होते हैं, ये जीभ के दोनों पार्श्व के तलों में पत्तीनुमा अंकुरों छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में उपस्थित होती है। इनमें स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, दांत की बात कर लेते हैं। दांत क्या होते हैं, टीथ जिनको बोला जाता है। टीथ की बात करें मनुष्य की उपने यानी कि जबड़े में, तो ये सब छोड़ो, ये तो सभी को पता होता है। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के प्यारे साथियों दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, एक होता है कृंतक, ठीक है, जिसको हम आई सेंसेस बोलते हैं। ये भोजन पदार्थों को पकड़ने तथा काटने वाले दांत होते हैं। इन दांतों की संख्या नीचे और ऊपरी जबड़े में कितनी होती है, 4 होती है। फिर आ जाता है रदनक, ठीक है, कैनिन बोलते हैं, यानी सी से व्यक्त करते हैं। ये भोजन पदार्थ को फाड़ने वाले दांत नुकीले लंबे दांत होते हैं। ये ऊपरी निचले जबड़े में कृंतक एक एक होते हैं। फिर आता है प्रीमोलर, यानी कि इसको बोलते हैं पीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। इनकी ये भोज्य पदार्थों को कुचलने वाले होते हैं। इनकी संख्या रजनक दांतों में 2 होती है। चमड़क की बात करें, ये भोजन पदार्थों को चबाने वाले दांत होते हैं। इनकी संख्या चमड़क दांतों में कितनी होती है, 3 होती है। इसी प्रकार मनुष्य के दांत पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये डायग्राम है, आपको मैं बताते चल रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए ये 1 2 3 4 ये कौन से होते हैं, कृंतक बोले जाते हैं। फिर ये और ये जो होते हैं इनको हम रदनक बोलते हैं। फिर ये 1 2, ठीक है,
ये अग्र चमड़क, 1 2 ये अग्र चमड़क हो गए। फिर उसके बाद 1 2 3 ये कैसे होते हैं, चमड़क, 1 2 3, तो ये चमड़क होते हैं। यहां पर कैसा होता है, ये कठोर तालु होता है। ये कैसा होता है, कठोर तालु होता है। ठीक है, दांतों के दर्शाता है एक जीव, यानी कि अब इसमें सिरा या शिखर, अगर देखोगे चमड़क के दांत इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। उसके बाद अग्र चमड़क के दांत ये, उसके बाद रदनक जो होते हैं नुकीले वाले होते हैं, इस तरह कृंतक ये जो आगे के दांत होते हैं। इस प्रकार से इनका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कैसी क्लास लग रही है आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। दंत सूत्र डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला की अगर बात की जाए, डेंटल दंत सूत्र की बात करें, डेंटल फार्मूला, तो मनुष्य के चारों प्रकार दांतों की संख्या कहते हैं। दंत सूत्र क्या होता है, ऊपरी अर्धभाग और निचला अर्धभाग, फिर किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दी जाएगी, 2 से। जैसे दूध के दांत सूत्र, यानी कि 20 वर्ष की आयु तक क्या रहते हैं, दूध के दांत रहते हैं। अब मानव में दूध के दांत जो 20 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद यानी कि अगर मतलब देखा जाए बच्चों में, ठीक है, बच्चों में जो रहते हैं 14-15 साल की, सॉरी, रहते हैं, उसके बाद में क्या हो जाए, ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, यानी कि कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। ठीक है, और गिरने के बाद में नए दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य के दांत एक बार दोबारा उगते हैं, यानी कि एक बार टूट जाएंगे दोबारा, फिर उसके बाद अगर टूटेंगे तो तिबारा दांत नहीं निकलेंगे। दूध के दांत यानी कि कितने होते हैं बच्चों में, अगर बात करने जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए किसकी, कृंतक की, किसकी बात की जाए, कृंतक की, तो कृंतक कितने होते हैं, यानी कि ये 2 होते हैं। ठीक है, बच्चों में 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। फिर उस रदनक हो जाएगा, एक एक प्री मोलर, यानी कि ये निकलते नहीं, मोलर यानी कि 2 होते हैं। तो इनको क्या कर लेंगे, यानी कि ऊपरी का अर्धभाग हो गया, नीचे का अर्धभाग हो गया, तो यानी कि ऊपर कितने हो गए, 2 2 1 5 हो गए। ये कितने हो गए, यानी कि ये हो गए कितने, और नीचे के भी, यानी कि 2 ऊपर 2, यानी कि 2, तो यानी कि 5 दूनी 10 हो गए, और ये कितना हो जाएगा, गुणा 2 से कर दोगे, तो यानी 10/10 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्थायी दांत सूत्र होता है, ये 2 होते हैं, ये 2 1 1 होता है, ये 2 2 होते हैं, 3 3 अभी हमने बताया, तो ये 8 8 गुणे 16 हो जाएंगे, 16 और 16 कितने होते हैं, 32 हो जाएंगे। तो ये डेंटल फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, ये डेंटल फार्मूला है पूरा, इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। अगर आगे बात करें, 6 यानी कि यहां पर ये बताया गया है, वहां पर 6 साल के बच्चों में दूध के दांत गिरने लगते हैं, 6 साल की उम्र में, लेकिन हमने क्या बता दिया, 20 साल, 20 नहीं, यानी कि दूध के दांत जो होते हैं, सॉरी, वो 20 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 20 होते हैं, और गिरने लगते हैं, उनका स्थान स्थायी दांत लेते हैं, यानी 14 वर्ष तक बच्चों में कुल 28 दांत निकल आते हैं। कितने, 28, यानी कि 14 साल की वर्ष में 28 दांत। अंतिम चमड़क 17 से 24 वर्ष की आयु में निकलते हैं, इन्हें अकल दाढ़ कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, अकल के दाढ़ कहते हैं। अगर बात करें तो विभिन्न जानवर में दांतों की संख्या देखिए, बिल्ली में कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, दंत सूत्र लिखा है I 3 3 C 1 1 3, प्रीमोलर यानी कि ऊपर के 3 होते हैं बिल्ली में, और नीचे के 2 होते हैं। मोलर की बात करें 1 और 1 8 और 7, यानी कि इनको जोड़ लोगे तो 30 हो जाएंगे। इसी प्रकार चूहा में 16 होते हैं, ये इनका डेंटल फार्मूला है। कुत्ता में 42 होते हैं, ये इनका डेंटल फार्मूला है। खरगोश में 28 होते हैं, ये है। ठीक है, हाथी में 26 होते हैं, ये डेंटल फार्मूला है। चीता में 30 होते हैं, ये पूरा है। घोड़ा में 44 दांत होते हैं, ये पूरा। इस तरीके से आप डेंटल फार्मूला देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दांत की संरचना। अगर चलिए छोड़ो, अब हम लोग बात कर लेते हैं देख लीजिए, अच्छा चलो, अगर देखें इनेमल, ये ऊपर का हिस्सा इनेमल कहलाया जाता है। डेंटिन ये उसके नीचे का हिस्सा। मज्जा गुहा जो आज यहाँ नीचे से जुड़े थे, मसूड़े जहां से दांत फंसे थे, और ये इसकी ग्रीवा होती है। डेंटिन यानी नीचे में, सीमेंट यानी जहां से लगे होते, दंत्रावरण यानी सबसे नीचे, रुधिर वाहिकाएं तंत्रिकाएं, ये इनके रुधिर वाहिकाएं तंत्रिका, ये ऊपर हो गया, ये मूल जड़ होती हैं। ठीक है, दांत की संरचना इस टाइप से होती है। आगे बात करते हैं हम लोग
ग्रसनी की, ठीक है। ये लगभग कितनी होती है, यानी कि यह लगभग 12.5 mm की होती है। ग्रसनी जो होती है 12 mm की होती है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार होता है, एक कंठ द्वार होता है। यह द्वार ग्रास नली में खुलता है, यह द्वार श्वास नली में खुलता है और कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे घंटी ढापन कहते हैं। पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, घंटी ढापन कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ को क्या कर लेती है, बंद कर देती है, ढक देती, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता और ग्रसनी से अंतःनासा कंठ नलिकाएं खुलती। इन्हें अंतःनासाश्वन कंठ कड़िकाएं कर्ण गुहा से संबंधित हो जाती है। यानी कि जब देखो, अगर ये नाल होती है, यानी कि आहा नाल होती है, तो यहाँ पर जब घंटी ढापन होता है, जैसे भोजन किया जाता है, अब भोजन करने के बाद घंटी ढापन लगा रहता है, तो इसको क्या कर लेता है, जैसे यहाँ पर भोजन के कण आते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाता है तो ये भोजन आसानी से नीचे चला जाता है और निकलने में आसानी हो जाती है। ग्रास नली की बात करें, या पतली लंबी गुहा होती है जो गर्दन के वक्ष यानी कि गर्दन के पीछे वक्ष गुहा मध्य पट में होते हुए पाचन पश्च भाग में जे आकार के थैली नुमा किसमें खुलती, आमाशय में। अगर आमाशय देखोगे तो ऐसे होता है, जे आकार की संरचना होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रास नली होती, अब ये जे आकार की संरचना में थैली नुमा आमाशय में खुलती है। ग्रास नली लगभग कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली का आमाशय में खुलना एक पेशी ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ग्रास नली भित्तीय श्लेष्म ग्रंथियों श्लेष्मा स्राव होता है जो भोजन को तरल एवं लसरदार बनाते हैं। इसमें पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है। ग्रास नली क्रमाकुंचन गतियों के कारण भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। अगर बात करें आमाशय की, आमाशय क्या होता है, आमाशय 25 सेंटीमीटर लंबी उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। यानी कि जो मानव का तंत्र होता है, उस तंत्र होता है वो कहां पर, यानी कि बाईं साइड में आमाशय स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। इसके अनेक फैलने वाले अनुलोम भंग होते हैं जिसे वालियां कहते हैं। ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है और हृदय रंध्र कहते हैं। आमाशय मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भाग होते हैं, नंबर 1 होता है आमाशय की संरचना जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बताया, आमाशय इस तरीके से होता है, इसके 3 भागों में होता है। कार्डियक भाग होता है, ठीक, या बायां बड़ा पिंडक होता है जिससे ग्रास नली खुलती है। मतलब ये वाला भाग जो इसको बोलते हैं कार्डियक भाग, ठीक है, जिसमें क्या खुलती है, ग्रास नली खुलती है, ये वाला भाग हो गया। जठर निर्गमी भाग होता है, या दायां छोटा पिंडक होता है, इसका छोटा आंत में खुलता है, ये वाला हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग, ठीक है, समझ लीजिएगा, जठर निर्गमी भाग। और अगला जो होता है जिसको हम बोलते हैं फंडिक भाग, यानी कि ये दोनों कार्डियक और जठर पिंडकों के मध्य का भाग होता है। यहाँ पर ये होता है मध्य भाग, क्या होता है, मध्य भाग होता है, ठीक है। अब ग्रास नली पूछ दिया जाए आमाशय के कौन से भाग में खुलती है, तो कार्डियक भाग में खुलती है। पूछा जाए तो किसमें खुलती है, कार्डियक भाग में खुलती है। ग्रास नली द्वारा एक पेशी कपाट होता है जिसे जठरगम कपाट कहते हैं। यह भोजन को आमाशय में आने देता है परंतु आमाशय में वापस नहीं जाने देता, ठीक, आमाशय से वापस नहीं जाने देता, बंद हो जाता है। कार्डियक भाग में करीब 40 मिलियन जठर ग्रंथियां मिलकर, कितनी, 40 मिलियन जठर ग्रंथियां मिलकर प्राय 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन स्रावित करती है। अगर पूछ दिया जाए कितनी ग्रंथियां मिलती हैं, जठर ग्रंथियां, तो 40 मिलियन जठर ग्रंथियां मिलकर 3 लीटर जठर रस का प्रतिदिन स्राव करती है। अगर पूछा जाए कि कितने लीटर जठर रस का स्राव करती है तो आप बताएंगे 3 लीटर प्रतिदिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके पश्चात आमाशय में जठर भाग पाइलोरिक ग्रंथियों के साथ होता है। किसके साथ, पाइलोरिक ग्रंथियां। जिस स्थान पर आमाशय आंत में खुलता है वह स्थान कुछ पतला हो जाता है जिसे जठर निर्गमी रंध्र कहते हैं। यह भोजन को ग्रहणी में जाने देता है, यह आंत में आए भोजन को वापस आमाशय में नहीं जाने देता। अब देखो, जैसे यहाँ पर ये आमाशय में भोजन आता है और ये होती है इसकी ग्रहणी, ये ग्रहणी होती है, और यहाँ पर ये इससे में क्या जुड़ा रहता है, अग्नाशय जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, अग्नाशय जुड़ा रहता है, जो अग्नाशय रस का स्राव करता है। अब जैसे ही इसके अंदर यहाँ पर जब छोटी आंत में ये प्रवेश करता है, अभी हम बताएंगे, छोटी आंत में प्रवेश करता है, फिर ये यहाँ से वापस नहीं जाने देता। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भोजन जो रहता है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल जिसको कहते हैं, क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम बात कर लेंगे उसकी भी। ये देख लीजिए, जैसे दंत के बारे में दे रहा, दंतावकाश की अगर बात करें, ठीक है, दंतावकाश की बात करें, शाकाहारी स्तनधारी जैसे खरगोश में प्रायः रदनक दांत नहीं पाए जाते, इस रिक्त स्थान को दंतावकाश कहते हैं। इनेमल कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर ये पूछे जाए, इनेमल कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। महिलाओं और पुरुषों की तुलना में अधिक स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में, ठीक है, महिलाओं में अगर पुरुषों की तुलना में क्या होती है, स्वाद ग्रंथियां अधिक पाई जाती है, इसीलिए महिलाएं जो होती है वो तुरंत स्वाद का पता कर लेती हैं, ठीक है, तुरंत उनके मुंह में पानी आने लगता है। अगर बात करें, नीली व्हेल में सभी स्तनियों से अधिक बड़ी जीभ पाई जाती है, ठीक है, नीली व्हेल में सभी स्तनियों से क्या पाई जाती है, सबसे बड़ी जीभ पाई जाती है। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, ये है आपका, ठीक है, ये आपकी ग्रास नली है, ये ग्रास नली है, ये आपका क्या है, लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, लीवर कहलाती है, ठीक है, ये आपका लीवर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, ये आपका क्या है, आमाशय है, ठीक है भैया, ये आपका आमाशय हो गया। आगे बात करते हैं, ये आपका जो हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका पत्ती के समान जो संरचना होती है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये अग्नाशय हो गया, ये आमाशय हो गया, ठीक है। और यहां पर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये हिस्सा जो है किसमें जुड़ा रहता है, आमाशय में, ठीक है, अरे यकृत में। ये हो गया यकृत, ठीक है, और ये हो गया आमाशय, ये हो गया अग्नाशय। यहां पर ये इसका जो भाग है, इसको हम बोलते हैं ग्रहणी, और अग्नाशय विहीन इसको बोलते हैं, ठीक। तो यानी कि आमाशय के कार्य की बात करें तो आमाशय के कार्य देख लीजिए क्या क्या होते हैं। ये डायग्राम आपने देख लिया होगा। सबसे बड़ी ग्रंथ अगर पूछ दिया जाए मानव में कौन सी है, तो वो है आपकी यकृत, लीवर, ठीक है। आमाशय की बात करें, आमाशय पूर्व भोजन ग्रहण करना, आमाशय में क्रमाकुंचन, ठीक है, गतियों में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये भोजन को अम्लीय माध्यम मिलाता है। इसमें उपस्थित पाइलोरिक भाग म्यूकोसा से स्रावित गेस्टीन हार्मोन जठर रस को स्राव उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण भोजन पिसकर लेई के समान हो जाता है। आमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl भोजन को जीवाणुओं को मार देता है। मतलब जितने भी HCl जो होते हैं, ये किसको मार देता है, भोजन में जो जीवाणु होते हैं, भोजन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का कार्य कौन करता है, HCl मार दे। इसमें जठर ग्रंथियों में होने वाले स्राव को कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन आंशिक रूप से पाचन होता है। यहाँ पर शर्करा, अल्कोहल, जल, घुले पदार्थों, औषधियों आदि का अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये हो गया आमाशय के बारे में। आगे हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। उसके बाद देखिए छोटी आंत क्या होती है, स्मॉलर यानी कि वयस्क में इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। इसकी मोटाई लगभग 2.5 कितनी होती है, 2.5 से 3.5 होती है, और उदर गुहा में कुंडलित रहती होती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये क्या होती है, कुंडलित होने के कारण इसको क्या बोल दिया जाता है, छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है? आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें ऐसे पता चलेगा। चलिए साथियों, देखते हैं उसी के आगे, यानी कि हम लोग जो चल रहा था उसी में चलते हैं। लाइट चली गई थी, इसी के कारण क्या हुआ, बंद हो गया था, ठीक है, लाइट आ गई है, तो उसी के कारण हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, छोटी आंत पर पढ़ा रहे थे। छोटी आंत की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो छोटी आंत में क्या था, ये कितने मीटर लंबी होती है, वही बात कर रहे थे हम लोग। तो चलिए छोटी आंत की सबसे पहले बात कर ली जाए, तो छोटी आंत क्या है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। इसकी मोटाई लगभग 2.5 से, अगर मोटाई की बात करें 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, होती है, या उदर गुहा के कुंडलित रहती है। मतलब होती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये उदर गुहा में क्या रहती है, कुंडलित रहती है, जिसके कारण इसको छोटी आंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटी
आंत बोला जाता है। छोटी आंत में श्लेष्मिका अनेक कलश कोशिकाएं होती हैं, स्राव करती है, ये भोजन का पाचन तथा अवशोषण करती है। अभी मैं दिखाऊंगा। छोटी आंत में तीन प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है यू आकार ग्रहणी कुंडलित तथा मध्य भाग मध्यांत और लंबी कुंडलित शुद्रांत आमाशय ग्रहणी के निकास जठन अवरोध द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिए, अगर बात करें यहां पर हम लोग बात करें किसकी, छोटी आंत की, तो ये रसांकुर होते हैं, यानी कि छोटी आंत में रसांकुर पाया जाता है। रुधिर कोशिकाएं जो होती है, जो अंगुली सादृश्य संरचनाएं होती है, कैसी होती है, अंगुली सादृश्य संरचनाएं होती हैं, अंगुली के समान होती हैं, ये इस तरीके से। तो इनका ये क्या करती है, रसांकुर बोले जाती है। ये भोजन को अवशोषित करती है और उनको पचाने में सहायता करती है, ठीक है। एक रसांकुर बड़ा करके, मतलब एक रसांकुर में रुधिर प्रवाह की दिशा, मतलब देखिए ये रुधिर प्रवाह की दिशा होती है, इस तरीके से रुधिर प्रवाह जाता है और ये इस तरीके से नीचे की, ये होती है इनकी सेल्स कोशिकाएं, और लसिका वाहिनी है, ये इनकी लसिका वाहिनाएं होती है, ठीक है। ये समझ गए होंगे इतनी बात। ये छोटी आंत की आंतरिक संरचना में जब इसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी प्यारे साथियों, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और ये क्या होती है, पेशियां कहलाती है, ये अंदर की जो होती है उनको हम पेशियां कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिए। चलिए, ठीक है, आगे बात की जाए प्यारे साथियों। तो आगे अगर देखें हम लोग, ये हो गया छोटी आंत की। अब बात करते हैं यानी लांगर, यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है 1.5, कितनी होती है, 1.5 से 1.8 मीटर तथा 4 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके केवल पचे हुए शेष भोजन का और जल का अवशोषण होता है, यानी कि जो पच जाता है भोजन उसका अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करती है, और जल का अवशोषण होता है। साथ ही साथ अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में दिया जाता है, ठीक। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, एक होता है अंधनाल, एक होता है वंददात और एक होता है मलाशय, ठीक है। ये इसके 3 भाग में होते हैं। अगर छोटी आंत की बात करें प्यारे साथियों, तो छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, जैसे कि हमने बताया था। ग्रहणी एक होता है, ठीक है। छोटी आंत में ग्रहणी जो सी आकार की होती है, अगर पूछा जाए कैसी संरचना होती है ग्रहणी की, सी आकार की होती है, जो आमाशय से इस तरीके से कुछ जुड़ी हुई होती है, ये सी आकार की संरचना होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं। इसी में ग्रहणी में क्या होता है, अग्नाशय होता है, क्या होता है, अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। और ये ग्रहणी जाकर के कहाँ खुलती है, हमारी छोटी आंत में। कहाँ खुलती है भैया, छोटी आंत में इस तरीके से खुलती है। और इसी के चारों ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी बड़ी आंत होती है इस तरीके से, ठीक है। बड़ी आंत ये होती है जो अपचय भोजन और जल का अवशोषण करती है, और ये आहार नाल पूरी तरीके से इस तरीके से होती है। अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से, यानी कि किसका बन जाएगा, मानव का तंत्र बन जाता है, पाचन तंत्र। इस तरीके से मानव का पाचन तंत्र बन करके तैयार हो जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये होते हैं आहार नाल की औतिक, यानी कि आंत के अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण, ठीक है। आंत का है, किसका है, छोटी आंत का है। अगर इसको बोलते हैं सिरोसा, ऊपर वाला जो भाग होता है, भीतरी वर्तुल अंदर का भाग होता है, ये पेशियां जुड़ी होती है, बाहरी अनुदैर्घ्य पेशी और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये अंदर का भाग क्या कहलाता है, म्यूकोसा कहलाता है। आंत के अंदर का भाग क्या कहलाता है, म्यूकोसा होता है। आंत के अनुप्रस्थ काट का आरेखीय निरूपण, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरीके से इसकी ये भाग क्या होता है, ल्यूमेन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आहार का अतैकिक, यानी कि सिरोसा क्या होता है, यह बाहरी तंत्र में आवरण बनाती सिरोसा 2 स्तरों से विभाजित होता है। प्रथम, जिसको मीसोथीमियम स्तर, बाहर की ओर चपटी सल्की कोशिकाओं का बना आवरण होता है, या महीन देहगुहा आवरण होता है, ठीक है। ये कोई होता नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से पूछा जाता है, आमाशय रस में होता है, क्या पाया जाता है, पेप्सिन लाइपेज और रेनिन, या ट्रिप्सिन लाइपेज और रेनिन, या ट्रिप्सिन पेप्सिन लाइपेज, या ट्रिप्सिन पेप्सिन रेनिन। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, पेप्सिन लाइपेज और रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मनुष्य का दंत सूत्र बताइए, उत्तर में दे रखा है। दंत सूत्र क्या होता है, दांतों की कुल संख्या, और दंत सूत्र यानी कि गुणा 2, यानी ICP-MM और ICP गुणे 2, यानी कि 21 और 23, 21 और 23 ही, ठीक है। तो इसको गुणा करोगे 8 और 8 यानी कि 2, यानी कि 16 हो जाएगा, और 16 गुना 32 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
इस तरीके से अगर देखिए यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जैसा कि बताया था HCl, यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तो पेप्सोनोज सक्रियन पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जो पेप्सोनोजन और सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा तथा पेप्सिन को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम नहीं मिलेगा। जब अम्लीय माध्यम मिलेगा नहीं तो हमारा भोज्य पदार्थ रेशेदार यानी HCl भोज्य पदार्थों के रेशेदार पदार्थों से गलाता है, जो जीवाणु आदि को भी मारता है। जब ये होगा नहीं तो जीवाणु मरेंगे नहीं और रेशेदार भोजन गलेगा नहीं। ठीक है, आगे गर्त दंती और दुबार दंती शब्दों की व्याख्या कीजिए। ये छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगर है दे रखा है विभिन्न प्रकार के दांतों, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या बताइए, तो वयस्क में कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, कृंतक की इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। रदनक इनकी संख्या 1, अग्र चमड़क इनकी संख्या 2, चमड़क इनकी संख्या 3 होते हैं। तो इस प्रकार से 16 दांत होते हैं। इसी प्रकार से टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, यकृत की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए पाचन ग्रंथियां अगर बात करें, पाचन ग्रंथियां सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां, सिल्वरी ग्लैंड यानी कि मनुष्य में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा मुखगुहा में स्रावित करती। एक होती कर्णपूल लार ग्रंथियां, क्या बोला जाता है? कर्णमूल या कर्णपूल लार ग्रंथियां। इनकी संख्या कितनी होती है? ये एक जोड़ी के कान के सामने नीचे की ओर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कान के नीचे की ओर पाई जाती है। ठीक है, इनसे निकलने वाली स्टेनन नलियां अपनी अपनी और ऊपरी जबड़े में द्वितीयक चमड़क दांत के सामने मुख गुहा में होती हैं। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद खुलती हैं ये लार ग्रंथियां होती, इनमें टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं। ठीक है, कौन सी? कर्णमूल यानी कर्णपूल जो ग्रंथियां होती है टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं। आगे होते अधोहन या लार ग्रंथियां, अधोहन या लार ग्रंथियां इनको बोला जाता है। एक सेकंड रुकिएगा साथी। चलिए आगे देखते हैं अधोहन लार ग्रंथियां। ठीक है, अधोहन लार ग्रंथियां, अब चेहरा साफ हो गया है, इससे पहले चेहरा साफ नहीं आ रहा था। अधोहन लार ग्रंथियां की बात करें तो ये भी एक जोड़ी जीभ के नीचे मुख गुहा में स्थित होती है। ठीक है, यानी सेल्विन ग्लैंड यानी कि ये जो रिवेनस, ठीक है, नलियां द्वारा मुख गुहा में खुलती, ये सबसे छोटी लार ग्रंथियां होती है। ये सबसे छोटी लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में प्रतिदिन लगभग 1500, कितना? 1500 ml, ठीक है, 1500 ml लार का स्राव करती रहती है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मानव शरीर में। अगर इसकी बात करें तो लीवर या मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वयस्क मनुष्य में भार कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.2 से 1.5 kg होता है। क्रिया और इसकी माप जो होती है, माप की बात करें 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा लाल व भूरा होता है। यह मध्य पटल के नीचे उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। अगर पूछा जाए कहां पर स्थित होती है तो दाईं ओर स्थित होती है। इसकी 2 मुख्य पालियां दाईं पाली यानी पाई जाती है, ये हसियाकार स्नायु द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। इसकी दाईं पाली बाईं अपेक्षा बड़ी होती है। मतलब अगर इस तरीके से बना होता है, अगर बात करें लीवर की तो लीवर इस तरीके से कुछ बना होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, यहीं पर इसमें पित्ताशय जाता है। तो एक पाली जो होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, और एक पाली जो होती है छोटी होती है अपेक्षाकृत। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं पाली। अब इसमें देखो क्या होता है, इसी प्रकार यकृत में 4 पालियां होती है, यकृत धमनी और यकृत न्यूर शिरा द्वारा यकृत में रुधिर का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है? रुधिर का परिवहन होता है, जिसके पश्चात महाशिरा यकृत शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। महाशिरा यकृत महाशिरा द्वारा पहुंचाया। यकृत के नीचे तल पर नालाकार पित्ताशय जुड़ा हुआ रहता है, क्या? जो पित्त रस का स्राव करता है। पित्ताशय यकृत में स्रावित पित्त के लिए संग्राहक का कार्य करता है। यकृत से यकृत नली और निकलती है। पित्ताशय से पित्ताशय नली से मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी का निर्माण करती है, जो अग्नाशय नली में मिलकर ग्रहणी में खुल जाती है। कहां खुलती है? अग्नाशय नली में मिलकर ग्रहणी में खुल जाती है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं
प्रत्येक यकृत पाली में अगर देखे जाए, यकृत पालिकाएं यकृत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां होती जो एंडोडर्म से बनी बहुभुजाकार यकृत कोशिकाएं लड़ियों के रूप में विन्यासित होती। इनके मध्य में प्रत्येक पालियों के केंद्र में एक केंद्रीय सिलिका होती है जो समीप के पालिकाओं के मध्य स्थित होती है। कोण पोर्टल क्षेत्र होता है जिसमें यकृत वहीं धमनी यकृत न्यूनिका सिरा शिखा तथा पित्त नली होती। पाली में बड़ी ताराकार होती है, समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, अगर देखें निष्क्रिय लाल रुद्राणुओं के हीमोग्लोबिन का विखंडन करते हैं। यकृत में प्रतिदिन 600 से 1000 600 से, अगर नोट कर लीजिएगा, 600 से 1000 ml क्या होता है, ml पित्त का स्राव होता है जो भोजन होने वाले वसा को पचाने में सहायता होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, भोजन में होने वाले वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये यकृत की अनुप्रस्थ काट है। ये अनुप्रस्थ काट का मतलब समझते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना, ये इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वाली इसकी पालिकाएं होते हैं, अंतरापिंडक सिरा होते हैं, ये इसकी यकृत कोशिकाएं होती हैं, यकृत सिरा पत्र होते हैं, ये ठीक यकृत पालियां होती है, और केंद्र की पिंड की सिरा ये केंद्रक होता है, और गिल्सल संपुट होता है ये, और ये इसका भाग यहाँ पर होते हैं। हर एक सेल्स में क्या पाया जाता है, केंद्रक अवश्य पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अब यकृत के कार्य समझ लेते हैं। यकृत का कार्य क्या क्या होता है। यकृत के अगर देखें, पित्त रस का स्राव करना, ठीक है, जो हरे पीले रंग का क्षारी जिसका पीएच मान कितना होता है 7.6 से 7.7 द्रव स्रावित करती है, यह पित्त रस कहलाता है। जो भोजन को पाचन हेतु वसा इमल्सीकरण का कार्य करता है। इसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल तथा लिंथेसिन मिलते हैं जो रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के अपघटन से पित्ताशय वर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन, ठीक है, बनते हैं, और सोडियम कार्बोनेट, टोरोकोलेट तथा ग्लाइकोकोलेट आदि प्रमुख पित्त लवण है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, रुधिर में ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज कम हो जाने पर यकृत में संचित ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में होने लगता है। इसी क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, मतलब यकृत में ग्लाइकोजन का परिवर्तन ग्लूकोज में होने लगता है। ग्लाइकोजन का परिवर्तन किसमें होगा, ग्लूकोज में। जब इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्रिया क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। ग्लूकोज का संचय, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, यकृत में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगर पूछ दिया जाए किसका किसमें संचय होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है यकृत में। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तब यकृत ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन की क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। आगे आता है ग्लूकोजिनोजिसिस, यानी यकृत में जब एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल और ग्लूकोज में संश्लेषण होने लगता है तो उस क्रिया को यानी कि ग्लूनियोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, किसका किसका होने लगता है, यकृत में जब एमिनो अम्ल, बात की जाए एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ग्लूकोज संश्लेषण होने लगता है तब उस क्रिया को ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, अकार्बनिक पदार्थों का संग्रहण करना होता है। अकार्बनिक पदार्थों का संग्रहण यकृत की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य CU, Fe आदि का संचय होता है। वसा का संश्लेषण संचय होता है। यकृत में ग्लूकोज का परिवर्तन वसा के रूप में होता है। जो वसा ऊतक संग्रह कर ली जाती है। यकृत में लिपिड उपापचयक भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसका किसका और होता है, प्रोटीन का विनोमीकरण। यकृत प्रोटीन का संचय रोककर आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल का पाइरूविक अम्ल, यानी कि जो समझिएगा एमिनो अम्ल हो गया और कौन सा, पाइरूविक अम्ल। ठीक है, पाइरूविक अम्ल अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। कौन, यहां से समझिएगा एमिनो अम्ल और पाइरूविक अम्ल व अमोनिया में परिवर्तन कर देता है। इस क्रिया को विअमोनीकरण कहते हैं। पाइरूविक अम्ल क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ऊर्जा, ठीक है, ये आगे जब पढ़ने को मिलता है क्रेब्स चक्र,
को उत्पन्न करता और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता जाता है, जिसका संचय यकृत में हो जाता है। जिसका संचय किसमें हो जाए? यकृत। विटामिन का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण का संचय करना। अब देखिए विटामिन यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन का से होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए व डी भी संचित होते हैं, विटामिन ए व डी भी संचित होते हैं। एल्ब्यूमिन संश्लेषण, इसमें क्या होता है? यकृत में एमिनो अम्ल और एल्ब्यूमिन का संश्लेषण होता है, जो रुधिर में जल को निश्चित मात्रा बनाए रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूरिया संश्लेषण। प्रोटीन में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन उपापचय क्रिया उत्पन्न अमोनिया यकृत में CO2 के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करती है। इसी यूरिया को वृक्कों में किसके निर्माण में, यानी कि यूरिन के मूत्र के निर्माण में होता है, यानी कि 2NH3 प्लस CO2, और ये क्या बन जाएगा? CO प्लस NH2 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। ठीक है, विषैले पदार्थों का निरावशीकरण, यानी कि विषैले पदार्थों को समाप्त करना। बड़ी आंत के जीवाणु कार्बोलिक अम्ल में कैरोसोल तथा इसके टोक आदि विषैले पदार्थ बनते हैं, जिन्हें यकृत की कोशिकाएं रुधिर से अलग कर निर्विष पदार्थों में बदल देती है। ठीक है, आगे होता है एंजाइम का स्राव। ये सब किसके कार्य हैं भैया? ये सब आपके लीवर के कार्य हैं। ठीक है, किसके कार्य हैं? लीवर के। ये इतना कार्य बॉडी में लीवर कार्य करता है। अगर लीवर समझ लो एक ही है, अगर ये समझ लो काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। ठीक है, विषैले एंजाइम का स्राव करना, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय की क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक एंजाइम स्राव यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, हिपेरिन का स्राव कौन करता है? हिपेरिन का स्राव, हिपेरिन नामक पदार्थ जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, उसका निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। ध्यान करिएगा। आ जाए उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कौन करता है? यूरिया के अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन आदि पित्त रस के साथ आहार नाल में पहुंचते हैं और फिर अपच भोज साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब लीवर का कार्य है। आगे हम लोग बात करते हैं मृत आरबीसी। किसका? मृत आरबीसीएस विघटन तथा रुधिर प्रोटीन के निर्माण में यकृत, यानी कि मृत आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है। ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये हमारे वायरस से लड़ने का कार्य करती हैं प्यारे साथियों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रम्बिन व यानी कि फाइब्रिनोजन आदि रुधिर प्रोटीन में यकृत में रुधिर जमने से रोकती है, उसका निर्माण भी यकृत में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे साथियों काइल लिम्फ, यानी ये वसायुक्त होती है, इनका निर्माण यकृत में होता है। यकृत कुफुर कोशिकाएं होती हैं। अब बात कर लेते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय, ठीक है, यानी कि क्या? आमाशय के नीचे ग्रहणी घेरे पीले रंग का अग्नाशय स्थित होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है? पत्ती के समान होती है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे कर करके। ठीक है, जिसका 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका भार लगभग कितना होता है? 60 से 90 ग्राम तक होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, यह कैसी एक ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि। अगर पूछ दिया जाए अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो आप लोग बताएंगे ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ही। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कार्यकर्ता इसके दो भाग होते हैं, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी में, ठीक, अग्नाशय का निर्माण क्या होता है? अग्नाशय रस, इसमें देखिए इसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इसमें अगर बात की जाए तो इसमें बीटा कोशिकाएं, ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। अगर देखा जाए इंसुलिन कहां बनता है? तो तुम्हारे अग्नाशय में। स्तनधारियों में लैंगरहंस की कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो पीले रंग की कोशिकाएं समूह मिलते हैं, जिन्हें लैंगरहंस की द्वीपकाएं कहते हैं। ये यकृत और अंतःस्रावी भाग होता है। इसके चारों रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। स्तनधारियों में लैंगरहंस की कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? बीटा, यानी कि बीटा सेल्स होती है। ये कोशिका इंसुलिन नामक, अगर पूछ दिया जाए कौन सेल्स जो होती हैं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं, तो बीटा कोशिकाएं निर्माण, जो यकृत में किसका? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है। ग्लूकोज का किसके रूप में संचित करती हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है,
चलिए साथियों, फोन आ गया था, ठीक है। तो ग्लाइकोजन में संचित करती हैं और ग्लूकोज के उपयोग को नियंत्रित करती है। इंसुलिन जो होती है कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन देखो मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता है, ठीक है। मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अच्छा, इंसुलिन बनाता कौन है? बीटा कोशिकाएं बनाती है। कहाँ बनाती है? अग्नाशय यानी कि अग्नाशय। और ये कहाँ पर परिवर्तित करती है? ये जो हार्मोन होता है यकृत में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूप में संचित करती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में किसमें संचित करती है? लीवर में। अब ये ग्लूकोज का उपयोग नियंत्रित करती है, यानी कि ग्लूकोज को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करती है। कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है जिसमें अधिक ग्लूकोज मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। जब डायबिटीज हो जाती है, अगर मीठा खाने लगोगे तो मीठे से ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाएगा। अब जब और बढ़ जाएगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसको डायबिटीज बोल दिया जाता है। इंसुलिन की अधिकता से, यानी कि इसमें क्या होता है, फिर लीवर, किडनी और जो आपके होते हैं वो उन पर इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। इसीलिए सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है? लीवर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इंसुलिन की अधिकता से शर्करा बहुत कम होने पर इंसुलिन आघात रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मना कर दिया जाता है कि जिनको डायबिटीज हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उनको मीठा खाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि जितना मीठा खाओगे वो ग्लूकोज की शर्करा की मात्रा को बढ़ा देगा बॉडी के अंदर। जब बढ़ाएगा तो आगे जाकर दिक्कत हो जाती है किसको? लीवर पर। समझ गए होंगे, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अल्फा कोशिकाओं पर। अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं? अल्फा कोशिकाओं की बात करें, ठीक है, इन कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का उत्पन्न होता है। कौन करती? अल्फा कोशिकाएं। ये हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर रुधिर में पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त या इंसुलिन के प्रभावों को कम करने का कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, मनुष्य के अंदर जो इंसुलिन होता है वो कितनी आयु तक बनता है? तो वो बनता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक इंसुलिन बनता है। उसके बाद में धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। ये है अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट यानी आंतरिक संरचना। अग्नाशय पिंडक ये बाहर वाले कहलाते हैं, और जायम मोजेक कणिकाएं अंदर की ये जो होती हैं। लैंगरहंस की द्वीपकाएं जो अंदर की ये पाई जाती है। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? सब अग्नाशय में पाई जाती है। ये बीटा हो गए, अल्फा हो गए, और ये क्या हो गए? रुधिर नलिकाएं हो गए, और गामा कोशिकाएं ये वाली, ये गामा कोशिकाएं होगी। ये अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट हो गई, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, चलिए आगे इधर बात कर लेते हैं, यहां पर होगा शायद। चलिए, अग्नाशय रस का निर्माण। अब देखिए, अग्नाशय रस का निर्माण के लिए अग्नाशय निम्नलिखित 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन या प्रोटीन तथा पेप्टोन, और पेंटाइड ट्राइपोपेप्टाइड को विकृत करता है। यानी एमाइलोप्सिन, यानी ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है? एमाइलोप्सिन, ठीक है, एमाइलोप्सिन। और लाइपेज, ये क्या होता है? यह एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में विघटित कर देता है, ठीक है, वसा अम्लों में। ये नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन का स्राव या ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर करता है, और यह कोशिका कला में ग्लूकोज एमिनो अम्ल के प्रवेश के लिए पारगम बनाता है, तथा ग्लूकोज की अधिकता होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित को प्रेरित करता है। जिनमें ये बनना इंसुलिन कम हो जाता है उसको डायबिटीज यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनमें मधुमेह रोग ज्यादा होने जाता है। आगे है ग्लूकेगॉन का स्राव। ग्लूकेगॉन इंसुलिन के प्रभाव को कम करता और इंसुलिन हार्मोन को विपरीत कार्य कराता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी में देख लीजिए, अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें दे रखा है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। इसका क्या हो जाता है? ये किसमें होता है? ये होता है पित्त में। किसमें हो जाएगा? पित्त में। मंड, स्टार्च और जल का अगर बात करें तो ये किसमें हो जाएगा? एमाइलेज, एमाइलेज में हो जाएगा। सी वाले वसा का पाचन किसमें होता है? तो ये हो जाता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। अगर डी की बात करें, लाल ग्रंथियां हो जाए तो इसका पैरोटिड हो जाता है, एमाइलेज पित्त, ठीक है। ये इस तरीके से आपसे पूछ दिया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए पाचन की अगर ये बात करें, पित्त रस के, ये छोड़ो, ये कोई वो तो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यकृत का कार्य के प्रभाव, ये क्वेश्चन। भोजन का पाचन,
पाचन की क्रियाविधि, भोजन के अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, पाचन का अवशोषण। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। भोजन का पाचन, मुख गुहा में पाचन किस तरीके से होता है, जहां खाद्य पदार्थों का होना, चमड़क, मुख, दांत, ये सब सभी को पता होगा मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ग्रहणी में पाचन, आमाशय में पाचन। अगर बात करें आमाशय में पाचन, तो आमाशय में पहुंचता है उससे क्रमाकुचन गति प्रारंभ हो जाती है। और देखिए ट्रिप्सिन, ये चीज समझ लीजिए, इसमें क्या है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन पाचक एंजाइम है एवं निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन के रूप में स्रावित होता है तथा एंटेरोकाइनेज के प्रभाव से सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये परिवर्तित हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसको देखिएगा, ट्रिप्सोनोजन और ये ट्रिप्सिन यानी कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम की क्रिया करता है और ये सक्रिय होकर, ये निष्क्रिय होता है, ये सक्रिय हो जाता है। ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन और पेप्टोज प्लस पॉलीपेप्टाइड प्रोटीओलेट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका कार्य होता है। आगे बात करते हैं पेप्सिन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, मेन चीजें इसमें बता देंगे हम आपको। छोटी आंत में किस तरीके से पाचन होता है, ग्रहणी के पश्चात शेष अवशोषण भोजन पांच में होता है। इसमें क्या होता है, एंटेरोकाइनेज या अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। इरेपिन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अर्जिनेज, इसमें अर्जिनेज एमिनो अम्लों को यूरिया में परिवर्तित करता है। माल्टेज क्या होता है, या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के अवशोषण योग्य पांच पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज और गेलेस्टोज आदि में, प्रोटीन में अल्फा एमिनो अम्ल, वसा, मोनोडाई ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आदि होते हैं। ये बचे हुए भोजन को पूर्ण अवशोषण के लिए आंत में क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसके लिए छोटी आंत में आंतरिक भित्ति असंख्य अंगुली रसांकुर पाए जाते हैं जिनका कार्य अवशोषण से अधिक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बहिक्षेपण, ये तो सभी को पता होगा, एमिनो अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का वसा, कैलोरिक अम्ल मूल्य। ठीक है, भोजन का स्वांगीकरण, ये समझ लीजिए भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है। भोजन के स्वांगीकरण की अगर बात करें तो अवशोषण में पाचन रुधिर होकर एमिनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जहां पर प्रोटीन और संश्लेषण टूटे फूटे ऊतकों मरम्मत जीव द्रव्यों का निर्माण करते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों, जटिल घुलनशील पदार्थों में विभिन्न ऊतकों की कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इसमें एमिनो अम्ल एंजाइम के प्रोटीन भी निर्माण होता है, शरीर में रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। एमिनो अम्ल आदि आवश्यकता से अधिक होते हैं। यकृत द्वारा एमिनो अम्ल NH3 यानी कि अमोनिया क्या बन जाता है, NH3, और अमोनिया यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाए। यूरिया को वर्ज्य पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पाचन तंत्र का विकार, कब्ज होना, अपच होना, डायरिया होना, पीलिया होना। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा को पोषण। हम यहाँ बात करते हैं विटामिन। ठीक है, ये समझ लीजिए विटामिन के नाम और स्रोत और कार्य, कमी, उत्पादन। विटामिन ए होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, अंडे, मक्खन, घी, मछली, तेल, हरी सब्जियां, यकृत, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, नेत्र के सलकाओं यानी कि रोडा, तुपसिन संश्लेषण, एपिथीलियम स्तर की वृद्धि करता है। इसका जो कमी के उत्पन्न जीरोथेम्पिया कर्निया, त्वचा की कोशिकाओं में सल्की भवन रतौंधी जनन क्षमता में कमी हो जाना। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी स्रोत कौन कौन होते हैं, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, तेल, यकृत, वृक्क, सूर्य के प्रकाश, त्वचा द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस का उपापचय हड्डियों एवं दांतों के स्वस्थ एवं वृद्धि रखता है। रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। ऑस्टियोमेलिशिया हो जाता है, जबड़ों में अस्थियां विकृत हो जाती हैं। आगे विटामिन ई की बात करें तो इसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, टोकोफेरॉल विटामिन अंडे, गेहूं अंडे ये हो गए। जननिक एपिथीलियम वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी एवं अंगघात पैरालिसिस। ठीक है, पैरालाइसिस हो जाता है जिनको, उसके किसके कारण हो जाता है, विटामिन ए के कारण। विटामिन के की बात करें तो ये होता है निम्फोतिक क्विनोनान होता है। सोयाबीन, यकृत, हरी पत्तियां, टमाटर, अंडे ये सब खाओ, मौज करो। रुधिर में थक्का जमने में किसका, विटामिन के। ठीक है, इसको बोलते हैं हेमोरेज, रुधिर का स्राव रोकता है। ठीक, समझ गए।
आगे बात करते हैं वसा में जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? विटामिन सी अम्ल, नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, नारंगी। ठीक है। क्रेब्स चक्र में सहायक कोलेजन तंतुओं के रूप में अंतरा कोशिकी, दांतों में डेंटिन तथा अस्थियों में मेट्री निर्माण, स्कर्वी रोग, मसूड़ों में रुधिर का स्राव, कमी, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, जनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, समझ गए होंगे अच्छे से। ये देखिए विटामिन बी वन की बात करें, थायमीन होता है। ठीक है। फलियां, हरी सब्जियां, अंडे, अनाज, छिलके, यीस्ट, यकृत, मांस, दूध आदि खाइए। कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय के लिए आवश्यक होता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है, तंत्रिका क्षीण हो जाती है, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। विटामिन बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन होता है इसको। हरी पत्तीदार यीस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, अंडा, मांस आदि खाइए। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अमीनो अम्लों को अपचय महत्व, इसमें क्या होता है? केलोसिस ओठों का फटना, ग्लाइकोसिस जीभ का सूजन, डेमेटाइसिस यानी त्वचा का फटना हो जाता है। ठीक है। आगे बात करें विटामिन बी6, पायरिडॉक्सिन होता है। शुष्क फल, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, यीस्ट आदि। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन उपापचय महत्वपूर्ण। एमीनिमिया, अरक्ता, रेमिडाइटिस, चर्म रोग, वृक्क में पत्थरी, वजन में कमी आदि हो जाना। विटामिन बी12 की बात करें तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा, जीवाणु आदि। लाल रुधिर तथा न्यूरोप्रोटीन्स का निर्माण में सहायक होता है। ये क्या होता है? परसियस या रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। समझ गए होंगे। ठीक है। आगे ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए थे। आगे बात करते हैं हम इसमें जंतुओं के संबंध बनाना। ठीक है। तो प्यारे साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और इसके आगे आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 1 घंटे की क्लास थी, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, अगले चर्चे पर टॉपिक पर बात करेंगे। वस्तुओं के समूहों को बनाना है, जैसे वस्तु हो गई ये। ठीक है। हम लोग इस पर कल बात करेंगे अच्छे से। ठीक है। थोड़ा इस पर सही दिख नहीं रहा तो हम लोग आज के लिए यहीं पर रखते हैं। ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, अगर कुछ चीजें हैं अगर आपको पूछना हो, जैसे इसमें दे रखा है छोटी आंत में आंतरिक रस पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम निम्नलिखित प्रकार के पाचन में सहायक होते हैं: माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज डाइसेकेराइड है। तो माल्टोज माल्टेज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। लैक्टोज लैक्टेज, ग्लूकोज गेलस्टोस, सुक्रोज सुक्रेज यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता। अग्नाशय रस में एमाइलेज एंजाइम होता है, या स्टार्च में पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्लस जल एमाइलेज यानी कि ये जो होता है ये pH 7.5 होता है इसका pH मान, और 8.3 होता है, जिसको डाइसेकेराइड्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें ट्रिप्सिन तथा इसकी बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा, आगे होता है पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में पाचन कैसे होता है। तो डाइसेकेराइड में पाचन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है। जो भोजन में लार मिलती है, लार का पीएच मान 6.8 होता है, या भोजन को चिकना निगलने योग्य बनाती है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है, ये स्टार्च पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड माल्टोज में बदलता है। स्टार्च हो गया, ये टाइलिन हो गया, और किसमें बदल देगा? माल्टोज में, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 या 6.8 से 7 तक हम लोग इसका मान लेते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, देख लीजिए जो कुछ छोटी आमाशय में प्रोटीन की पाचन क्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसे आमाशय में प्रोटीन की पाचन, आमाशय जठर ग्रंथियों में जठर रस स्रावित होता है। अम्लीय कितना होता है इसका? पीएच मान अगर बात करें तो 0.9 से 3.5 होता है, जिसमें 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्या पाया? जल। 0.5% HCl तथा शेष एंजाइम होते हैं। इसमें ट्रिप्सिन और प्रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन तथा पेरिनिन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन तथा रेनिन में बदल जाते हैं। ये प्रोटीन तथा केसिन दूध प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, पेप्सिन यानी HCl, पेंटोस यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स में होता है, और केसिन में रेनिन पाया जाता है जो HCl प्लस Ca होता है, प्लस प्लस होता है, जो पेंटोस और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं प्यारे साथियों। तो कैसे लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम आपके सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें लाते रहेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। मेहनत करना आप सभी का कर्म है, ठीक है। कोई भी इंसान हो, मेहनत से ही सब चीजें आगे बढ़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।